Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Marine Spatial Plan. Important from our syllabus GS Paper 3 Environment Point of View. सबसे पहले एक फैक्ट आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, वो ये है कि उड़ीसा हैज बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट अ मरीन स्पेशियल प्लान। मरीन स्पेशियल प्लान देखिए, सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है कि जो कोस्टल एरिया है उसको कैटेगराइज करना, प्लान करना कि कौन से एरिया में कौन सी एक्टिविटी करनी बेहतर रहेगी, कहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करना बेहतर रहेगा, कहाँ पोर्ट बनाना अच्छा रहेगा, कहाँ से एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, टाइडल एनर्जी एंड ऑल। तो ये सेग्रीगेशन ऑफ कोस्टल एरिया, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ कोस्टल एरिया, इसी को कहा जाता है मरीन स्पेशियल प्लान। एंड उड़ीसा हैज बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट full-fledged marine spatial plan. So this marine spatial plan is in line with the concept of blue economy. When we try to utilize resources on earth, terrestrial area यानी कि ground, in fair and a sustainable manner, then we call it green economy. Similarly, when we try to utilize marine resources in sustainable manner, then we call it an activity of blue economy. ये जो मरीन स्पेशियल प्लान उड़ीसा ने रोल आउट किया है, इट इज पार्ट ऑफ अ कोलैबोरेशन डेवलप्ड बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे इन 2019। तो इंडिया और नॉर्वे ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन करके ये मरीन स्पेशियल प्लान को रोल आउट करने का फैसला किया था। मतलब नॉर्वे हैड अग्रीड बेसिकली टू हेल्प इंडियन स्टेट्स टू डेवलप मरीन स्पेशियल प्लान। तो ये जो इंडिया नॉर्वे कोलैबोरेशन 2019 में शुरू हुआ in order to help Indian states and union territories to roll out their marine spatial plan, उसको फिर पायलट बेसिस पे यानी कि लोकलाइज्ड बेसिस पे, स्मॉलर स्केल पे इम्प्लीमेंट किया गया इन पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। बट नाउ फुल फ्लेजेड बेसिस पे उड़ीसा ने इसको रोल आउट किया है मरीन स्पेशियल प्लान को, एंड विद दिस उड़ीसा हैज बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव मरीन स्पेशियल प्लान। मरीन स्पेशियल प्लान इंडिया नॉर्वे कोलैबोरेशन का आउटकम है, ये भी आपको याद रखना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। उड़ीसा ने भारत में मरीन स्पेशियल प्लान अपने स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए मदद ली है, कोऑर्डिनेट किया है विद नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। तो भारत की एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, उसने भी उड़ीसा सरकार की मदद की है इन रोलिंग आउट मरीन स्पेशियल प्लान। तो ये सब बातें आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। नॉर्वे का नाम याद रखिएगा, और साथ ही साथ भारत की एजेंसी NCCR which comes under Ministry of Earth Sciences has helped Orissa government to roll out marine spatial plan. क्या है मरीन स्पेशियल प्लानिंग, ये मैंने पिछले पेज पे आपको समझा दिया, एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मरीन स्पेशियल प्लानिंग सिंपली मींस साइंटिफिक एंड डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क या कैटेगराइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कुड बी डन इन कोस्टल एरियाज या मरीन एरियाज। फॉर एग्जांपल कोस्टल एरियाज को सेग्रीगेट करना कि विच एरिया विल बी सुटेबल फॉर फिशिंग, टूरिज्म, शिपिंग, कंजर्वेशन, एनर्जी प्रोजेक्ट। तो ये जो कैटेगराइजेशन है एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ द रीजन इज नोन एज मरीन स्पेशियल प्लानिंग। मरीन स्पेशियल प्लानिंग से इन्वायरमेंटल डैमेजेस जो पॉसिबल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, उसको मिनिमाइज किया जाता है। उड़ीसा के अंदर मरीन स्पेशियल प्लानिंग की जरूरत खासकर इसलिए है बिकॉज इट हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन and it has several important lagoons, water bodies, salty water bodies like Chilika. It has mangrove estuaries. तो उड़ीसा में डेवलपमेंटल प्रेशर्स भी आ रहे हैं क्योंकि नाउ उड़ीसा इज अ ग्रोइंग स्टेट, तो कोस्टल एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द राइज, तो इस कारण से वहाँ पे टूरिज्म वगैरह बढ़ रहा है, तो वहाँ पे इस कारण से मरीन स्पेशियल प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया है। मरीन स्पेशियल प्लानिंग के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट माइक्रोप्लास्टिक्स इन सुंदरबन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या है, पहले इनका साइंटिफिक डेफिनेशन याद कर लेते हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक सॉलिड
plastic particles ranging from size of 1 micrometer to 5 millimeter. ओवरऑल 5 मिलीमीटर से छोटा साइज का जो प्लास्टिक होगा उसको कहा जाता है माइक्रोप्लास्टिक. ये डेफिनेशन याद रखिएगा, 1 माइक्रोमीटर टू 5 millimeter known as microplastic. Of course, microplastics are insoluble in water. बट माइक्रोप्लास्टिक जब वाटर बॉडीज में मिलते हैं तो दे कॉज मरीन पॉल्यूशन. और वाटर बॉडीज में वो जाने के बाद, एंड वाटर बॉडीज में वो कैसे पहुंचते हैं, तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज या ह्यूमन वेस्ट दैट इज डम्प्ड इन वाटर बॉडीज लाइक लेक एंड रिवर. वहाँ पे जब हम प्लास्टिक्स को डंप करते हैं तो फिर वो प्लास्टिक धीरे धीरे ब्रेक डाउन करता है, और प्लास्टिक्स ब्रेक डाउन करके फिर मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है इन द वाटर बॉडीज. और मरीन प्लास्टिक से होता क्या है कि अल्टीमेटली दीज माइक्रो मरीन प्लास्टिक्स, तो वाटर बॉडीज के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स को क्या कहा जाएगा, माइक्रो मरीन प्लास्टिक्स. ये जो माइक्रो मरीन प्लास्टिक्स हैं दे आर इंजेस्टेड बाई, यानी कि इनगल्फ्ड बाई ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस, क्रैब्स लिविंग इन द वाटर बॉडीज. तो जब वो फिशेस, कोरल्स, प्लैंक्टन्स इनको इंजेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर जब प्लास्टिक्स एक्यूमुलेट होने लगता है तो उनकी डेथ होने लगती है. कोरल्स की भी डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन. प्लस होता क्या है कि ये माइक्रोप्लास्टिक जब इंजेस्ट किए जाते हैं बाय द मरीन ऑर्गेनिजम्स, तो मेनी ऑफ दीज मरीन ऑर्गेनिजम्स स्पेशली लाइक फिशेस आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस ऑल्सो. तो इस कारण से माइक्रोप्लास्टिक अल्टीमेटली मूव्स टू आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी as well because of the food chain. और फिर जब मरीन प्लास्टिक्स इंसानों के बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है तो इट लीड्स टू टॉक्सिसिटी. इट कैन लीड टू फेलियर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स स्पेशली किडनी. तो ये सब इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है माइक्रोप्लास्टिक का, स्पेशली मैरीन माइक्रोप्लास्टिक का ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ. तो मरीन माइक्रोप्लास्टिक का नेगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कैसे होता है ये तो हम पहले से समझते थे. कैसे मरीन प्लास्टिक्स जो है, मरीन माइक्रोप्लास्टिक्स कैसे ये ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, साथ ही साथ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं इन द वाटर बॉडी, ये तो हम लोग पहले से समझते थे. बट रिसेंट न्यूज़ ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER कोलकाता ने रिवील किया एक स्टडी के मदद से दैट माइक्रोप्लास्टिक्स आर नॉट जस्ट पॉल्यूटेंट्स, दे आर नॉट जस्ट पॉल्यूटिंग वाटर्स, बट दे आर ऑल्सो इंटरफेयरिंग विद द कार्बन साइकिल. और ये स्टडी उन्होंने कंडक्ट की है IISER ने इन सुंदरबन रीजन की, कैसे वहाँ की माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन इन सुंदरबन डेल्टा हैज इम्पैक्टेड कार्बन साइकिल. और कार्बन साइकिल को इम्पैक्ट करने के कारण ओवरऑल मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज. तो कैसे, देखिए, मरीन माइक्रोप्लास्टिक्स आर कॉज ऑफ मरीन पॉल्यूशन, ये तो हम पहले से जानते थे, दैट अल्टीमेटली इम्पैक्ट्स हेल्थ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स, ये हम पहले से जानते थे. नाउ वी आर गोइंग टू सी रिसेंट स्टडी में कैसे IISER ने ये बताया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स इम्पैक्ट कार्बन साइकिल. तो ये स्टडी कहता है कि देखिए, जब माइक्रोप्लास्टिक वाटर बॉडी को इंटर करता है, जैसे कि एस्च्यूरीज, डेल्टास, इनको इंटर करता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज या ह्यूमन डंप, तो वहाँ से पहले तो प्लास्टिक्स इंटर करते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज या ह्यूमन डंप की मदद से प्लास्टिक्स आते हैं, देन प्लास्टिक ब्रेक्स इनटू माइक्रोप्लास्टिक विथ साइज लेस देन 5 millimeter. अब ये माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस माइक्रोप्लास्टिक फर्दर ब्रेक्स डाउन. ये माइक्रोप्लास्टिक जब ब्रेक डाउन करता है तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन, मोर एंड मोर कार्बन, क्योंकि अल्टीमेटली प्लास्टिक के अंदर कार्बन ही है, कार्बन हाइड्रोजन ही है. तो माइक्रोप्लास्टिक पहले बनता है बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन. फिर वो माइक्रोप्लास्टिक सनलाइट के प्रेजेंस में फर्दर ब्रेक डाउन करता है और वाटर के अंदर, इन एस्च्यूरीज, डेल्टास, इनके अंदर कार्बन कंटेंट बढ़ा देता है. नाउ दिस इंक्रीज्ड डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन विच इज रिजल्टेंट ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक
They are eaten by microbes present in the water body. Microbes like several type of bacteria is present in the water body. इनके लिए ये फूड का काम करता है, ये डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन। इनको जब ये माइक्रोब्स कंज्यूम करते हैं डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन को, तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। तो माइक्रोब्स की संख्या जब वाटर बॉडी में बढ़ेगी तो फिर ये क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स रेस्पिरेशन भी करते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान दे रिलीज मोर एंड मोर CO2। तो इन दैट प्रोसेस दिस वाटर बॉडी बिकम्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। और इस तरीके से जो एक बैलेंस्ड कार्बन साइकिल था वो बिगड़ जाता है, वो टूट जाता है। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली जैसे कि मान लीजिए सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स को सपोर्ट करेगा। वहाँ पे मैनग्रूव्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन द एटमॉस्फेयर और CO2 को कैप्चर करते हैं। तो इस तरीके से इस तरीके की जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे सुंदरबन डेल्टा, ये वाटर बॉडीज जो हैं वो ओवरऑल कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। दे हैव कार्बन निगेटिव कार्बन इफेक्ट, मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन को वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है टुवर्ड्स आवर एटमॉस्फेयर एंड दे हेल्प इन मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जनरली होता है ऐसा। लेकिन अगर हम माइक्रोप्लास्टिक के पॉल्यूशंस को बढ़ा दें जैसे हम अभी बढ़ा रहे हैं, तो फिर वाटर बॉडीज के अंदर डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, बिकॉज माइक्रोप्लास्टिक ब्रेक डाउन इनटू डिसॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन। फिर उसको माइक्रोब्स कंज्यूम करेंगे, माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी, वो अपने आप में एक पॉल्यूशन का कारण है, माइक्रोब्स की संख्या बढ़ना। प्लस ये माइक्रोब्स जब रेस्पिरेशन करेंगे देन दे रिलीज मोर एंड मोर CO2 एंड दैट इज हाउ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ सच aquatic ecosystem like Sundarban Delta will now suddenly start reducing। और हो सकता है कि वो निगेटिवली भी कंट्रीब्यूट करने लगे, वो ज़्यादा ज़्यादा CO2 रिलीज करने लगे इन द एटमॉस्फेयर। तो नॉर्मल इकोसिस्टम में क्या होगा, नॉर्मली अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक ना हो जो पहले होता था, तो मोर CO2 वाज एब्जॉर्ब्ड, बैलेंस्ड कार्बन साइकिल। बट अब क्या होगा, ऐसा नहीं है कि अभी CO2 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, अभी भी CO2 एब्जॉर्ब हो रहा है, बट कुछ CO2 रिलीज भी हो रहा है बाय द माइक्रोब्स who are consuming this dissolved organic carbon in this water body। इस कारण से ओवरऑल जो CO2 एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी अमाउंट घट जाएगी और कहा जाएगा कि कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो गया है। तो इस पूरे आर्टिकल में बस हमें ये सीखने को मिला है कि माइक्रोप्लास्टिक जो हैं वो सिर्फ वाटर बॉडीज को पॉल्यूट नहीं करते हैं, वाटर बॉडीज की कार्बन एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को भी रिड्यूस करते हैं और कार्बन साइकिल को वीक करते हैं। ये पॉइंट आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आ सकता है। तो ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। माइक्रोप्लास्टिक के ऊपर मैंने आपको मेंस क्वेश्चन आज बना करके दिया है। माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या है वो डिफाइन कीजिए, उनका कैसे हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो बायो एक्यूमुलेशन के कारण हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। दूसरा, ऑफ कोर्स दे एक्ट एज पॉल्यूटेंट फॉर वाटर बॉडीज। तीसरा, कार्बन साइकिल ऑफ वाटर बॉडीज को वो डिस्टर्ब करते हैं। इसमें आप करंट एग्जांपल स्टडी बाय IISER को भी अलग से कोट कर सकते हैं बॉक्स बना करके, कि सुंदरबन डेल्टा में उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने ये फाइंड आउट किया। चूंकि ये 15 मार्कर का है, 250 वर्ड्स का, तो आप ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं अलग से इन ऑर्डर टू हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स एज फार एज कार्बन साइकिल इज कंसर्न। और उसमें सुंदरबन डेल्टा और IISER का स्टडी ये सब बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कोर सेक्टर। कोर सेक्टर हैज कॉन्ट्रैक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च। इंपॉर्टेंट फॉर हमारे सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मार्च महीने में भी, पिछले महीने भी हमने कोर सेक्टर से रिलेटेड एक आर्टिकल कवर किया था। मैंने आपको बताया था कि भारत की 8 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको कहा जाता है कोर सेक्टर्स, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दे हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये 8 इंडस्ट्रीज हैं: पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। इन 8 इंडस्ट्रीज on the basis of their significance they have been given weightage as well। सबसे ज़्यादा वेटेज है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर इज इंपॉर्टेंट, इट इज अमंगस्ट 8 कोर इंडस्ट्री, बट अमंगस्ट कोर इंडस्ट्री इसका वेटेज सबसे कम है।
कोर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन ओवरऑल इन 8 इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके लिए एक मंथली कंपाइलेशन निकाला जाता है। इसको कहा जाता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। इसको निकालने वाली एजेंसी का नाम है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड इट्स बेस ईयर राइट नाउ फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, उसका बेस ईयर है 2011-12। करंट न्यूज ये है कि मार्च महीने में, मार्च 2026 में जो हमारा कोर सेक्टर था वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया बाई 0.4%। यानी कि सरल भाषा में कहें तो पिछले साल मार्च में जो प्रोडक्शन हुआ था उसके मुकाबले इस साल मार्च में, 2026 मार्च में प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है, कॉन्ट्रैक्टेड बाई 0.4%। इस कॉन्ट्रैक्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण है वेस्ट एशिया क्राइसिस। वेस्ट एशिया में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस कारण से हमारे देश के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट जो इनपुट मटेरियल्स हैं उनका सप्लाई चेन टूट गया है। इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है फर्टिलाइजर सेक्टर पे। देखिए, वैसे तो फर्टिलाइजर का वेटेज बहुत कम है इन कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, बट फर्टिलाइजर के सप्लाई पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन वेस्ट एशिया। क्योंकि फर्टिलाइजर, 3 महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर है, देखिए, यूरिया, डैप डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूरिएट ऑफ पोटास, एमओपी। यूरिया सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम ओमान, कतर। डैप हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम सऊदी अरबिया। म्यूरिएट ऑफ पोटास में रसिया, कनाडा है। तो मतलब जो 2 महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर हैं, यूरिया एंड डैप, वो मेनली हम लोग सोर्स करते हैं फ्रॉम वेस्ट एशियन कंट्रीज, और वेस्ट एशियन कंट्रीज में चल रहा है कन्फ्लिक्ट। इस कारण से फर्टिलाइजर का सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हुआ है। फर्टिलाइजर का सप्लाई डिसरप्ट होने के कारण फर्टिलाइजर सेक्टर में सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर में लगभग -25% इंपैक्ट देखने को मिला। मतलब इस साल के मार्च महीने में जितना फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हुआ है वो पिछले साल के मार्च महीने के मुकाबले 25% कम है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, और फर्टिलाइजर सेक्टर में इंपैक्ट होने के पीछे कारण है वेस्ट एशिया क्राइसिस, क्योंकि फर्टिलाइजर जो भी हम लोग मेनली इंपोर्ट करते हैं उसके मेजर सप्लायर हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज। अब फर्टिलाइजर में डिक्लाइन के कारण ओवरऑल कोर इंडस्ट्री भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और फर्टिलाइजर का डिक्लाइन जो है, प्रोडक्शन डिक्लाइन, दैट कुड बी थ्रेटनिंग इन लॉन्ग रन, क्योंकि फर्टिलाइजर डिक्लाइन का मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का डिक्लाइन, विच कुड बी अ थ्रेट फॉर आवर फूड सिक्योरिटी एज वेल। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में डिक्लाइन के पीछे का कारण बताया जा रहा है मेनली बेस इफेक्ट। लास्ट ईयर मार्च 2025 में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में बहुत सारा ग्रोथ देखने को मिला था, तो लास्ट ईयर्स बेस वाज बिग, दैट इज द रीजन वाई इस साल का इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम रह गया, इस कारण से नेगेटिव दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो डिक्लाइन है उसके पीछे कारण है बेस इफेक्ट, लेकिन फर्टिलाइजर के पीछे का जो डिक्लाइन का कारण है, और वो सबसे मैसिव डिक्लाइन है, उसके पीछे का कारण है कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन वेस्ट एशिया। तो कभी इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 में आप आंसर लिख रहे हो रिगार्डिंग वेस्ट एशियन क्राइसिस की हाउ इट इज इम्पैक्टिंग इंडियन इकोनॉमी, तो वहां पे आप फूड सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर पे इम्पैक्ट, और साथ ही साथ ये कोर इंडस्ट्रीज का ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन बाय 0.4%, ये सब कोट कर सकते हैं। बेस इफेक्ट के ऊपर यूपीएससी ने साल 2016 में ये प्रश्न पूछा था। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फ्लैश फ्लड इन गुवाहाटी, इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्लैश फ्लड होता क्या है? फ्लैश फ्लड नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, सडन एंड रैपिड फ्लडिंग ऑफ वाटर इन ए पर्टिकुलर रीजन विद इन एन आवर या इवन विद इन मिनट्स, हेवी रेनफॉल के कारण, या डैम फेलियर, या क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट मतलब किसी लोकलाइज एरिया में हेवी रेनफॉल को कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट। तो इन सब कारणों से अगर कुछ ही मिनटों में या कुछ एक घंटों में पूरी तरह से पानी भर जाए आपके आसपास में सराउंडिंग एरिया में, तो उसको कहा जाता है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड का मतलब आपको समझने का टाइम नहीं मिलेगा। इवन आई वॉज स्टैंडर्ड द डे बिफोर यस्टरडे, आई वेंट आउट फॉर हाफ एन आवर, और फिर आई हैड टू स्टे देयर for about 6-7 hours. I had to wait for the flood water to recede. तो कुछ ही मिनटों में पूरा आपके आसपास में पानी भर जाएगा, इससे सिचुएशन को कहा जाता है फ्लैश फ्लड। तो रिसेंटली फ्लैश फ्लड देखने को मिला गुवाहाटी में 28 अप्रैल को। 19 अप्रैल की रात से लेकर के 20 अप्रैल की सुबह तक बहुत बारिश हुई। गुवाहाटी रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर 24 आवर अप्रैल रेनफॉल। अप्रैल महीने में इससे ज्यादा बारिश अभी तक रिकॉर्डेड है नहीं, पुराना रिकॉर्ड टूट गया। तो 117 मिलीमीटर का रेनफॉल हुआ। अर्लियर रिकॉर्ड वाज
of 116.5 millimeter rainfall that happened on 6th April in 2004. So this heavy rainfall within 24 hours, और वो भी 24 hours के 2-4 घंटे में जो heavy rainfall हुआ, that contributed to flash flood. अच्छा, जो फ्लैश फ्लड हुआ उसके पीछे हेवी रेनफॉल तो कारण है ही है, साथ ही साथ कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी कारण है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड फैक्टर्स, जैसे पुअर अर्बन प्लानिंग, चोकिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम चोक हो जाते हैं, फिर वाटर जो है वो आराम फ्लो आउट हो नहीं पाता है। और चोकिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम के पीछे बड़ा कारण है अर्बन स्प्रॉल। हम लोग गुवाहाटी सिटी अनप्लान्ड तरीके से थोड़ा एक्सपैंड हो रहा है, लोग जहाँ तहाँ घर बना रहे हैं। आप घर तो बना दिया, लेकिन वहाँ पे जो वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। तो लोग ऐसे ही अनसाइंटिफिक तरीके से जब वेस्ट अपना डंप करते हैं तो आसपास की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाती है। जो वाटर चैनल्स हैं जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो नॉर्मल टाइम में तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब कभी सडन स्ट्रॉन्ग रेनफॉल होगी तो फिर वो फ्लैश फ्लड हो जाता है। ये जो फ्लैश फ्लड है इसको अर्बन फ्लड भी कहा जा सकता है। अर्बन फ्लड मीन्स फ्लडिंग इन अर्बन एरिया बिकॉज ऑफ पुअर अर्बन प्लानिंग। तो गुवाहाटी के अंदर जो फ्लड आता है रेगुलरली, इट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश फ्लड एज वेल एज अर्बन फ्लड। बोथ आर इंटरकनेक्टेड इवेंट्स, सडन रेनफॉल और साथ ही साथ पुअर अर्बन प्लानिंग। सडन रेनफॉल के कारण जो फ्लड आता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लैश फ्लड, और पुअर अर्बन प्लानिंग के कारण जो फ्लड आता है उसको कहते हैं अर्बन फ्लड। तो जो फ्लड दैट वी विटनेस इन गुवाहाटी इज बोथ फ्लैश फ्लड एज वेल एज अर्बन फ्लड। ये जो अर्बन स्प्रॉल आप देख रहे हैं वर्ड, इसके ऊपर एपीएससी ने मेंस में अलग से प्रश्न पूछा हुआ है 2 साल पहले। अर्बन स्प्रॉल मतलब जहां मर्जी आए वैसे घर बना लिए अनप्लान्ड तरीके से, और फिर उसका बहुत सारे तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। खासकर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑन द ड्रेनेज सिस्टम बिकॉज ऑफ अनसाइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल। फ्लैश फ्लड के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। येलो लाइन से संबंधित जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऑफ कोर्स येलो लाइन इज नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। ये पहला स्टेटमेंट सही, इट इज मिलिट्री बफर जोन क्रिएटेड बाय इजराइल इन लेबनान एंड गाजा। गिरमिटिया कम्युनिटी से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं। इंडेंचर्ड लेबरर्स यानी कि वो लेबर जिनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया उन्हीं को कहा जाता है गिरमिटिया। गिरमिटिया वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गिरमिट विच मींस एग्रीमेंट। ये जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंडियाज रैंकिंग, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, भारत की रैंकिंग थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, चौथे से छठे नंबर पे आई है। इस रैंकिंग डिक्लाइन के पीछे कारण है कि जो हमने रिसेंटली जीडीपी कैलकुलेशन मेथड में बदलाव किए, उस कारण से जो जीडीपी अकाउंटिंग मेथड है वो थोड़ा और प्रिसाइज हो गया, एक्यूरेट हो गया, बट दैट लेड टू रिजल्टेंट इन डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ आवर जीडीपी फ्रॉम 357 लाख करोड़ टू 345 लाख करोड़। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में बेस ईयर का कोई इम्पैक्ट सीधा सीधा नहीं होता है। बेस ईयर आप शिफ्ट करें उसका कोई सीधा सीधा इम्पैक्ट नहीं होता है नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेशन में। रियल जीडीपी कैलकुलेशन में होगा बट नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेशन में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी इज क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद करेंट ईयर प्राइसेस। बट फिर भी ये डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इसलिए हुआ क्योंकि हमने जीडीपी कैलकुलेशन में जो मॉडर्नाइजेशन किया है तो डेटा कलेक्शन थोड़ा और स्ट्रीमलाइन तरीके से, डिजिटलाइज तरीके से करना शुरू किया है। तो बेस ईयर का शिफ्ट करने से सीधा सीधा कोई खास असर नहीं पड़ा है, बट बेस ईयर के शिफ्ट करने के साथ साथ बहुत सारा थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड अप्रोच लिया गया है इन द न्यू जीडीपी कैलकुलेशन। दैट हैज लेड टू डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ आवर नॉमिनल जीडीपी। तो ध्यान रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनल जीडीपी। मैंने कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में एक कमेंट में एक बच्चे का डाउट देखा था, उसी को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर बेस ईयर शिफ्ट करने से तो हमारा जीडीपी बढ़ जाना चाहिए, घट कैसे गया? तो ध्यान रहे, बेस ईयर शिफ्ट करने से इम्पैक्ट पड़ेगा रियल जीडीपी पे, अगर हम सिर्फ प्राइसेस की बात करें तो, नॉमिनल जीडीपी पे नहीं, पहली बात तो। दूसरा, यहाँ पे बात हो रही है कि ओवरऑल जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड को थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया है, बेस ईयर बदला गया है, साथ ही साथ एस्टिमेशन अकाउंटिंग मेथड को थोड़ा और प्रिसाइज किया गया है। इस कारण से जब प्रिसाइज किया गया तो पता चला कि हमारी जीडीपी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी दिख रही है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ जीडीपी एस्टिमेट मेथड
has led to downward revision because data calculation has been made more scientific. तो पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आईएमएफ रैंक्स इकोनॉमीज नॉट ऑन पीपीपी। ये जो रैंकिंग है वो पीपीपी बेसिस वाली नहीं है, वो बेसिस पे है एक्सचेंज रेट के। और एफडीआई से संबंधित तीनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।